आप सभी को मेरा नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग गांधीयन एरा को पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने आपको गांधी जी के भारत वापसी 1915 से लेकर के निरंतर जो उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, असहयोग आंदोलन, उसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन के बाद जो है हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़े थे। आज जो है हम उसकी अगली कड़ी लेकर के आए हैं जो कि साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही वो कमीशन है जिसके ऊपर जो है बहुत कुछ जो है हमारा भारतीय संविधान जो है वो निर्भर करता है। तो साइमन कमीशन जो है भारत में जो इसका आगमन है 1927 में होता है। आखिर क्यों भारत में ये साइमन कमीशन आता है? साइमन कमीशन जो है लगभग सभी लोग ने सुना होगा। बहुत सारे लोग जो हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हैं उन्होंने भी लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी कई सारे हिंदी स्टोरी में पढ़ा होगा। साइमन गो बैक का नारा हमने कई बार सुना होगा। तो इसलिए जो साइमन कमीशन है वो बहुत ही जनसाधारण टॉपिक है और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है बहुत सारे जिसे हमें लोग को समझना है। तो आइए हम लोग साइमन कमीशन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आएगा तो ज़रूर ज़रूरतमंद बच्चों तक इसे पहुंचाए। ठीक है। साइमन कमीशन जिसका भारत में आगमन 1927 में हुआ था। आइए सिलसिलेवार जो है हम लोग इसे समझते हैं। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। कि आखिर साइमन कमीशन के पीछे क्या बैकग्राउंड था। तो दोस्तों साइमन कमीशन के पीछे जो मुख्य बैकग्राउंड था कि साइमन कमीशन 1927 में इसको रिफॉर्म किया गया, परंतु हिस्ट्री को अगर हम जानें तो भारत में जैसे कि हमने देखा कि स्टार्टिंग में चार्टर एक्ट आता था 20-20 साल के बाद। फिर जब जो भारत पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधीन हो गया तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगा। जैसे 1909 ईस्वी में आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। मॉर्ले मिंटो, ठीक है ना। एक भारत का सचिव और एक जो है गवर्नर जनरल, उन्हीं के नाम पर रिफॉर्म आती थी। 1909 में जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, 1919 में आया था। पहले 1909 में मॉर्ले मिंटो आया, मतलब हर 10 साल के बाद जो है एक नया रिफॉर्म आता था। तो आखिर ये नया रिफॉर्म क्यों आता था? क्योंकि गवर्नमेंट जो सिस्टम लागू कर देती है फर्दर उसको 10 साल के बाद वो एसेस करती है, जांचती है कि कहाँ तक जो है वो सिस्टम सही रहा। अगर सही नहीं है तो उसको अमेंड किया जाता है, उसको नया बनाया जाता है और फिर लागू किया जाता है। तो 1919 ईस्वी में, ठीक है, 1919 ईस्वी में जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, इंडिया में डायरकी सिस्टम लागू किया था। डायरकी सिस्टम में राज्य दो ध्रुवीय, मतलब दो पक्ष में शासन व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है ना, डायरकी सिस्टम में मतलब केंद्र के पास भी शासन था और प्रांतों के पास भी शासन था। ये 1919 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में रिफॉर्म में लाया गया था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा गया था। तो अब ब्रिटिश को जो है, अंग्रेजों को जो है इस 1919 में लाए गए रिफॉर्म का असेसमेंट करना था, उन्हें जांचना था कि क्या डायरकी सिस्टम भारत में सकारात्मक भूमिका निभा पाई, सही से चल पाया नहीं चल पाया, अगर कुछ कमी है तो उसको दूर किया जाए। इसके लिए जो है असेसमेंट करने के लिए जो है एक टीम बनाने का सोचा, क्योंकि ऑलरेडी इनको असेसमेंट करना है। 1919 के बाद जो है 10 साल के बाद 1929 में इनको नया रिफॉर्म लाना है। ठीक है, और इसी बीच जो है ब्रिटेन में जो है इलेक्शन भी रहता है। तो ब्रिटिश लोग क्या करते हैं कि जो 1929 में रिफॉर्म आनी थी असेसमेंट के लिए, उससे 2 साल पहले ही
चूँकि इलेक्शन था इसीलिए 2 साल पहले ही ये लोग 1927 में ही जो है इंडिया में जो है वो एक साइमन आयोग करके जो है बना देती है, वैधानिक आयोग। तो इंग्लैंड की सरकार रूढ़िवादी सरकार थी जो कि भारतीयों को नियंत्रण देने के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने सोचा कि भारतीयों को इतनी आज़ादी हम नहीं देंगे, और 1919 के जो द्वैध शासन है उसको जांचने के लिए मार्च 1927 में इन्होंने एक वैधानिक आयोग बनाया। ठीक है ना, वैधानिक आयोग की नियुक्ति की। ये आयोग इसलिए नियुक्त किया गया ताकि भारत में जा कर के और भारतीय कार्यप्रणाली को चेक किया जाए, जो द्वैध शासन है, डायरेक्ट सिस्टम है, उसको चेक किया जाए। ठीक है, आइए बैकग्राउंड समझते हैं साइमन कमीशन के पीछे जो बैकग्राउंड है। तो पहला पॉइंट जो है आप लोग को स्पष्ट हो गया है कि 1919 के अधिनियम को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जो है 1927 में ही वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। और वैधानिक आयोग में जो 3 प्रमुख प्रतिनिधि थे वो वहाँ के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि थे, क्योंकि वहाँ पर 1929 में इलेक्शन होने वाला था। तो इलेक्शन में जो भी मेन पार्टी थे उसके प्रतिनिधि इस आयोग में शामिल किया गया था। एक कंजर्वेटिव पार्टी था, एक लिबरल पार्टी था और एक लेबर पार्टी था। इन तीनों के प्रतिनिधि जो है इस आयोग के सदस्य थे। वैसे इस आयोग में टोटल 7 सदस्य थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि सातों ही सदस्य जो है वो वहीं के थे। भारत का सदस्य इसमें एक भी नहीं था। और इस आयोग का जो हेड था वो सर जॉन साइमन था। सर जॉन साइमन जो है वो लिबरल पार्टी के प्रतिनिधि थे। ठीक है ना, तो और भी प्रतिनिधि थे, टोटल जो है 7 प्रतिनिधि थे, जिसका हेड जो है, अध्यक्ष जो है वो सर जॉन साइमन था। इसीलिए इस आयोग का नाम साइमन आयोग, साइमन कमीशन रखा गया। ठीक है, इस आयोग के गठन के पीछे जो है और भी उद्देश्य था। जो स्वराज दल की जो मांग थी, जो हम लोग स्वराज पार्टी पढ़े थे, उसकी जो मांग थी उसको एंड करना। आज जो है भारत में गांधी जी के बाद जो है, दल के बाद जो है, गांधी जी के जेल जाने के बाद गरम दल का जो अस्तित्व है वो काफ़ी ज़्यादा आया है, काफ़ी हावी हुए ये लोग। और देश में जो है क्रांतिकारी गतिविधियां जो है गरम दलों के द्वारा ज़्यादा होने लगा। इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है उनके नेतृत्व में कई सारे युवा जो है विरोध में जुड़ गए। तो अंग्रेज को कहीं ना कहीं इसको भी जो है वो समाप्त करना था। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब की भी जो भूमिका है राजनीति में वो आने लगी, तो इनको भी अंग्रेजों को जो है वो दबाना था। इसके लिए जो है ये आयोग गठन किया गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइमन आयोग गठन करने के पीछे क्या कारण था। तो ये 5 प्रमुख कारण था। आइए आगे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, साइमन कमीशन की जो घोषणा है वो 8 नवंबर 1927 को कर दी गई। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को कर दी गई। इसके टोटल 7 सदस्य थे। सर जॉन साइमन अध्यक्ष थे, क्लीमेंट एटली भी सदस्य थे, और यही क्लीमेंट एटली है जब भारत आज़ाद हुआ था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। वहीं हैरी लावंसन है, एडवर्ड कैडगन है, बर्नोन हॉटसन है, जॉर्ज फॉक्स है और डोनाल्ड हॉवर्ड है। ये सातों जो सदस्य हैं वो साइमन कमीशन के सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद ये साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आगमन करती है, मुंबई में। ठीक है, भारत में इसका आगमन जो है वो 3 फरवरी 1928 को होता है। कहाँ पर? मुंबई में होता है। जब ये भारत में आता है कमीशन, तो भारतीयों की प्रतिक्रिया देखिए, भारतीय लोग जो है काफ़ी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि नाराज के पीछे कारण भी है। क्योंकि ब्रिटेन ने जो है ये कहा था 1919 के बाद जो नया रिफॉर्म आएगा उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, और यहाँ ये हुआ कि भारत का एक भी सदस्य नहीं था इस सिफारिश में। इस आयोग में भारत का एक भी सदस्य नहीं था। इससे भारतीय नेता जो है वो काफ़ी दुखी थे, काफ़ी नाराज थे। तो उन्होंने जो है इस आयोग का बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, इनका ज़बरदस्त इन्होंने विद्रोह किया। यह विद्रोह की बात जब ब्रिटेन के जो सचिव है भारत में उसको पता चला, जिनका नाम बिरकेन हेड है, तो
ब्रिकेन हेड ने जो है ये बात कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत में भी कोई ऐसा व्यक्ति है, इतना कैपेबल व्यक्ति है कि भारत का अपना संविधान बना सके, ऐसा संविधान बना सके जो भारत के हर वर्ग, हर समुदाय, हर एक राजनीतिक पार्टी को एक साथ लेकर के चले। ब्रिकेन हेड ने ये बात कह दी भारतीय नेता के लिए कि मैं ये आयोग में इसीलिए किसी भारतीय को नहीं रखा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी भारतीय में ऐसी योग्यता है कि भारत का वो अपना संविधान का एक प्रारूप बना सके। इस बात को के लिए उन्होंने चैलेंज किया कि अगर है किसी में अगर ऐसा कैपेबिलिटी है तो वो हमें एक रिपोर्ट बना करके दे। ये चैलेंज जो है वो ब्रिकेन हेड ने दिया। ठीक है, परंतु आपको पता है कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना भारतीयों का काम है। जैसे हम सभी अभी कोरोना के चैलेंज को एक्सेप्ट करके उससे लड़ रहे हैं, ठीक उस समय भी भारत के जो लीडर है उन्होंने ब्रिकेन हेड के चैलेंज को स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी का मद्रास में सेशन हुआ 1927 में। यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट थे अहमद अंसारी। ठीक है, कोई भी सहयोग नहीं करना है। और दूसरा, एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस सेटअप किया गया भारतीय संविधान के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए, ताकि ब्रिटिश सरकार को करारा जवाब दिया गया। ठीक है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में एक समिति की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष जो है मोतीलाल नेहरू थे, और इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक साइमन आयोग जो कि ब्रिटेन गवर्नमेंट के था, और दूसरी तरफ जो चैलेंज था उसके द्वारा नेहरू समिति जो है उन्होंने जो है संविधान का एक प्रारूप ढांचा बनाने का कोशिश शुरू कर दिया। दोनों ही आयोग जो है अपना अपना काम कर रहा था। इस बीच देश में कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियां भी हो रही थी और कई जगह साइमन कमीशन का बहिष्कार भी किया जा रहा था। नारे भी लगाए जा रहे थे, साइमन गो बैक। इसे वाइट कमीशन भी कहा गया था। ठीक है, कई जगह इसका विरोध हो रहा था। मुंबई, दिल्ली, लाहौर, पंजाब, हर जगह इसका विरोध हो रहा था। पंजाब की घटना है, पंजाब में जो नेतृत्व है वो लाला लाजपत राय कर रहे थे, और वहां पर जो है जेम्स सकॉट ने पुलिस लाठी चार्ज के ऑर्डर दे दिए, जिसके कारण लाला जी के सर पर लाठी से चोट पहुंचती है और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लाठी चार्ज का जो ऑर्डर है वो जेम्स सकॉट ने दिया था, और इसके वजह से जो है लाला लाजपत राय की जान चली गई थी। परंतु देश में उनके मौत का बदला लेने का एक जो है माहौल सा बन गया। लाला जी की मृत्यु के बाद देश में काफ़ी लोग उत्तेजित हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सब ने जो है प्रण ले लिया कि लाला जी की मृत्यु का बदला लेना ही लेना है। लाला जी की जब मृत्यु होती है उसके बाद जो है पुलिस सॉन्डर्स को, ठीक है, गोली से उड़ा देता है ये लोग। इसी जुर्म में जो है अंग्रेज सरकार जो है राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाता है। हम लोग को पता होगा 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि भगत सिंह जो है और इन लोग ने जो है असेंबली में बम भी फेंका था जिसका आरोप लगा था, उन सभी आरोप के द्वारा जो है इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए साइमन आयोग ने भी अपना रिपोर्ट तैयार कर लिया, इधर जो है नेहरू ने भी अपना रिपोर्ट तैयार कर लिया, नेहरू समिति ने भी। दोनों के रिपोर्ट तैयार हो गए और दोनों के नेहरू रिपोर्ट जो है, जो नेहरू जी के द्वारा, नेहरू समिति के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसे जो है वो प्रस्तुत किया गया। नेहरू कमेटी ने अपने ड्राफ्ट जो है वो सबमिट कर दिया गवर्नमेंट को। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो है इस नेहरू के रिपोर्ट को सहमति नहीं दिए, जिसमें जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, इन्होंने जो है इस रिपोर्ट को
सपोर्ट नहीं किया था। इसका रीज़न ये था कि नेहरू रिपोर्ट में भारत की पूर्ण आज़ादी की मांग कहीं नहीं की गई थी, बल्कि इस रिपोर्ट में डोमिनियल स्टेट की मांग की गई थी, जिससे सुभाष चंद्र बोस और पंडित लाल नेहरू जो है काफ़ी नाराज थे। ठीक है। हालांकि इस बीच जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिल करके 1928 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया, जिसका नाम था इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंस लीग। फिर भी दिसंबर 1928 में कोलकाता का जो था मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने जो है वो नेहरू रिपोर्ट को जो है पास करवा लिया, और पास करवाने के बाद जो है इसे सबमिट कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इस रिपोर्ट को सबमिट लिया, और उधर साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट है वो भी लिया। ठीक है, दोनों रिपोर्ट अब उनके पास थे, परंतु जो है ब्रिटिशर्स को नेहरू रिपोर्ट जो है उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, और दोनों में क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया। साइमन का जो रिपोर्ट था और इधर नेहरू का जो रिपोर्ट था, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कह रहा है कि 19 साइमन कमीशन जो है दोबारा 1928 फिर 1929 में दोबारा आता है। फिर 1930 तक जो है साइमन का भी रिपोर्ट सामने आ जाता है, और साइमन की रिपोर्ट की जो प्रमुख जो सिफारिशें थी वो देख लीजिए। 1919 में जो भारत सरकार में डायरची सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया। संघीय स्वरूप संविधान बनाना, मतलब संघीय स्वरूप होगा संविधान का। उच्च न्यायालय को जो है वो भारत सरकार के अधीन किया जाएगा। चौथा पॉइंट ये रहा कि बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया जाएगा। प्रांतीय असेंबली में जो है सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। गवर्नर जो होंगे वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे, विशेष ध्यान देंगे। और जो एक ऐसा संविधान बना दिया जाए, नियुक्ति कर दी जाए कि हर 10 साल के बाद जो है वो बार बार रिफॉर्म करने की जरूरत ना पड़े। ये 7 प्रमुख जो है सिफारिशें थी साइमन रिपोर्ट का। तो अब देखिए दोनों तरफ से रिपोर्ट आ चुका था, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था। तो जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, एक राउंड टेबल बनाते हैं, राउंड टेबल सेशन करते हैं, 3 राउंड टेबल सेशन, और इसमें हम सभी को बुलाते हैं। साइमन की रिपोर्ट को भी रखते हैं, नेहरू रिपोर्ट को भी रखते हैं, और जो जिन्ना जी है उनके भी विचारधारा को रखते हैं। और राउंड टेबल के द्वारा जो है 3 राउंड टेबल के द्वारा जो है हम जो है इसमें से एक विचारधारा, जो कॉमन विचारधारा होगा उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है। तो दोस्तों परिणाम यही हुआ कि जो राउंड टेबल है वो 3 हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड टेबल। उसके बाद जो है उन राउंड टेबल के बेस पे जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, और भारत सरकार 1935 जो है यही भारतीय संविधान का आज की डेट में बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। भारतीय संविधान का जो बेसिक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है। ठीक है। तो अगर साइमन कमीशन नहीं होता तो राउंड टेबल नहीं होता, राउंड टेबल नहीं आता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वो सारी बातें नहीं आती जो राउंड टेबल में डिस्कस किया गया था। वही आज हमारे भारतीय संविधान का पार्ट भी है, इसलिए यह टॉपिक जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को साइमन कमीशन के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, इसका नोट बना लीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।